नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से इकाई 2 में सृजनात्मक लेखन के तहत जो अध्याय है, अध्याय 6, कैसे बनती है कविता। आपकी जो सिलेबस में है वो 11वीं और 12वीं के लिए एक ही किताब है, अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें से कुछ अध्याय आप 11वीं में पढ़ चुके हैं और जो अध्याय बाकी है वो अब 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो आज हम कर रहे हैं कैसे बनती है कविता। इस पाठ के अंदर जो मेन पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसे किया जाता है, कविता में बिंब और छंद क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कविता की संरचना कैसे होती है और कविता के घटक यानी कि कविता के लिए किन किन घटकों का होना ज़रूरी है, उनके बिना कविता नहीं हो सकती। तो बच्चों, बचपन से ही आप कविता सुनते आ रहे हैं। जब बच्चे को कुछ सिखाने के लिए कोई भी शुरुआत की जाती है तो वो कविता से की जाती है। जो छोटा सा बच्चा होता है वो माँ की गोद में सोता है तो माँ उसे लोरी गाकर सुनाती है। तो उस समय बच्चे को कोई भी समझ नहीं होती, लेकिन वो लोरी सुनकर भी आराम से सो जाता है। वो भी एक कविता का ही रूप होता है। इसी प्रकार नानी दादी से बच्चे सुनते हैं कविताएं, लोरी सुनते हैं। और जब बच्चा स्कूल में जाता है, नर्सरी में जाता है, तो जो उनकी अध्यापिका होती है या अध्यापक टीचर्स जो होते हैं वो उनको कविता के द्वारा कई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों का नाता तो जन्म से ही कविता के साथ जुड़ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, हम कविता कैसे बनती है। कविता के बनने की कहानी माँ, दादी और नानी की ज़बानी, लोरी के बोल, खेतों के ढोल, बच्चों के खेल गीत, स्कूल में उनका पहला कदम, तोतली ज़बान से गीत दोहराता बच्चा, उनमें कुछ नए शब्द जोड़ता बच्चा। कविता की यह जानी पहचानी दुनिया है जिसे हम सब जानते हैं। आप जैसे ही इन स्मृतियों से जुड़ेंगे, कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को विवश होंगे। क्या कारण है कि दुनिया के हर बच्चे की पढ़ाई नर्सरी गानों से शुरू होती है? वह कौन सी चीज़ है कविता के बोल में जो दुनिया के बोल से तालमेल मिलाने के लिए ज़रूरी है? जैसे ही इन सवालों की ओर मुखातिब होते हैं, कविता की जानी पहचानी दुनिया अनजानी लगने लगती है। कविता के खेत, खलिहान, बाग, बगीचे, चिड़िया, शेर, मोची, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं। इन अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली। तो क्या समझ में आया ये गद्यांश पढ़ने से आपको कि शुरू से ही आप देखेंगे कि कविता से हमारा नाता रहा है, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगते हैं कि कविता क्या है, कि क्या कारण है कि हमारी जो बच्चों की जो शुरुआत है बचपन से कविता के साथ होती है। जैसे ही हमारे मन में ये सवाल घूमने लगते हैं तो कविता से हम अनजान हो जाते हैं और वो कविता कैसे बनती है, क्या है वो, उसके बारे में हम दिमाग में सोचने लगते हैं। तो इस जो अपरिचित दुनिया है कविता की, उसमें जो आलोचक है, कवि जो कविता रचते हैं, उन्हें कविता कभी जादू की तरह लगती है तो कभी पहेली की तरह लगती है। आगे है वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। वाचिक यानी कि जो पहले केवल गाई जाती थी, पहले तो गाई गई कविता, लेकिन बाद में वो लिखित रूप में मौजूद मिली हमें, लिखित रूप में उसका बाद में प्रचलित हुआ। पहले वो वाचिक परंपरा के अनुसार ही यानी वाणी के द्वारा बोली ही जाती थी। उसके साथ ही मौजूद है यह सवाल कि कविता क्या है। अब कविता क्या है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन रहा है इस पाठ के अंदर। यद्यपि कविता की इस पहेली को बूझना जटिल प्रक्रिया है, सारी जटिलता के बावजूद कविता हमारी संवेदना के निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। यह वही संवेदना है जिसने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि बना दिया और वे कह उठे,
माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमय शाश्वती समः यत क्रोंच मिथुनादेव अवधि काम मोहितम। इसी को सुमित्रानंदन पंत ने कहा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इसमें ये बताया गया कि संवेदना से जुड़ी है हमारी कविता, यानी कविता के मूल में ही संवेदना है। अगर संवेदना नहीं होगी, भावनाएं नहीं होगी, विचार नहीं होंगे और राग तत्व नहीं होगा तो कविता कैसे, यानी कि संपूर्ण सृष्टि से संवेदना क्या है, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध। अगर संवेदना नहीं होगी तो हम अपने आप को सृष्टि से नहीं जोड़ पाएंगे, कविता की रचना नहीं हो पाएगी। और ये वही संवेदना है, ये वही विचार है, ये वही भावनाएं हैं जिसने रत्नाकर नाम के डाकू को वाल्मीकि बना दिया और उसने रामायण की रचना कर डाली। यानी कि उनके मुख से जो पहला काव्य फूटा था वो संस्कृत का था कि एक बार उन्होंने एक शिकारी को देखा कि वो एक क्रोंच नामक पक्षी का जोड़ा है जो ध्यान मग्न होकर, प्रेम मग्न होकर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, क्रोंच पक्षी का जोड़ा। और उसी अवस्था में एक शिकारी है वो उन पर तीर चला देता है। वो तो जो वाल्मीकि हैं उनको बहुत क्रोध आता है और वो उसको श्राप दे डालते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये जो संस्कृत का श्लोक है। इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां भी हमने पढ़ी। तो कवि के पास जब तक संवेदना नहीं होगी, राग तत्व नहीं होगा, तब तक वो कविता की रचना नहीं कर पाएगा। और ये जो कविता क्या है, ये जो हमारे लिए एक पहेली है और इसको जानना बहुत जटिल है। कविता, इस पहेली को बूझना बहुत जटिल है क्योंकि जो कविता होती है वो हमारी संवेदना के बहुत पास होती है। तो संवेदना यानी कविता के मूल में संवेदना है और राग तत्व है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने आप को सृष्टि से जोड़ नहीं सकते, अपना नहीं बना सकते। संवेदना के कारण ही कविता बनती है। अब आगे है सवाल यह उठता है कि जो वस्तु हमारे इतने निकट है उसे हम उसी तरह क्यों नहीं कह पाते जैसे कवि कहता है। जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। अब यहाँ पर भी एक प्रश्न बन रहा है कि कविता के संबंध में दो मत कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो होता है कि कई बार बच्चे भी कोई कविता राइम बना लेते हैं, कवि तो बनाते ही हैं। तो एक तो कविता कहते हैं कि अपने आप अपने हृदय से ही निकलती है, और दूसरा ये भी माना जाता है कि कविता के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जहाँ तक कविता लेखन का सवाल है, इस संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो यह है कि कविता रचने की प्रणाली सिखाई या बताई नहीं जा सकती, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में और अब अपने यहाँ भी कहीं कहीं काव्य लेखन के बारे में विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। सवाल यह है कि चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि सिखाई जा सकती है, तो कविता क्यों नहीं? जैसे ही आप इन सवालों का सामना करेंगे, कविता का जादू खुलने लगेगा। यह वह संसार है जो आपको संभवतः एक कवि न बना पाए, लेकिन अच्छा भावुक या सहृदय पाठक जरूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा। यानी कि इसमें दो मत बताए गए हैं। एक तो कविता अपने आप हृदय से निकलती है, उसके लिए नृत्य कला, चित्रकला, संगीत कला की तरह कोई प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मत हमारे सामने आया कि इसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, जैसे पश्चिमी देशों में, विदेशों में भी इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, भारत में भी दिए जाने लगे हैं। तो दोनों मतों के बारे में पढ़ा हम, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अब आगे है, कविता की बारीकियों से गुजरना उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा। यानी कि अगर हम कविता को सीखें, पढ़ें, तो चाहे हम कवि न बन पाएं, लेकिन हम ऐसा पाठक बन पाएंगे जो हमें भावुक कर देगा। यानी कि कविता को समझने
की समझ जो है, कविता को कैसे समझा जाए, तो भावुक हृदय पाठक हमें ज़रूर बना देगा। कई बार होता है ना, कोई भी कविता पढ़कर हमें भावुकता आ जाती है, भावनाएं आ जाती हैं, और कई बार कोई भी कविता पढ़कर हमें आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, जैसे कोई भी देशभक्ति की कविता सुनकर या पढ़कर। तो वो कहते हैं कि कविता चाहे हमें एक अच्छा कवि न बना पाए, लेकिन अच्छा भावुक या सहृदय पाठक ज़रूर बना देगा। कविता की बारीकियों से गुजरता उसे दोबारा रचे जाने के सुख से कम नहीं होगा। दरअसल एक अच्छी कविता आमंत्रित करती है बार बार पढ़े जाने के लिए, कुछ शास्त्रीय संगीत की तरह। यानी कि जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत होता है, उसी प्रकार कविता भी कई ऐसी कविताएं होती हैं जिनको बार बार पढ़ने का मन करता है। जब तक आप उससे दूर है, रहस्यमयी लगेगी। यानी कि कविता से दूर है तो वो रहस्यमयी, जैसे कि रहस्य में डूबी हुई लगेगी कि इसमें क्या है, लेकिन करीब जाते ही उसे बार बार और देर तक सुनने को जी चाहेगा। अच्छी कविता आपसे सवाल करती है और सुने और पढ़े जाने के बाद भी वह बची रह जाती है आपके स्मृति में बार बार सोचने के लिए। वापस चलते हैं पहले सवाल पर। यानी कि वो कहते हैं कि अच्छी कविता होती है, उसको बार बार देर तक सुनने का, पढ़ने का मन करता है, और पढ़े जाने के बाद फिर भी ऐसा लगता है कुछ ना कुछ उसमें बाकी रह गया है, फिर हमारा मन उस कविता के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब हमने पीछे एक सवाल छोड़ा था कि कविता है वो अन्य जो कलाएं हैं, जिससे नृत्य कला, संगीत कला है, उनकी तरह सिखाई क्यों नहीं जा सकती। आप जानते हैं कि चित्रकला में रंग, कूची, कैनवस, तो संगीत में स्वर, ताल, वाद्य आदि की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की एक कठिनाई यह भी होती है कि उसे भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषयों, यानी कि भूगोल, अर्थशास्त्र आदि हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। वह अपनी इच्छा अनुसार शब्दों को जुटाता है और उसे लय से गठित करता है। यानी कि ये बताया जा रहा है इसमें कि जो संगीत के लिए तो हमें स्वर, ताल की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार चित्रकला के लिए कुची, कैनवस, रंग आदि की ज़रूरत होती है, लेकिन कविता है जिसके लिए इस तरह के बाह्य उपकरण की ज़रूरत नहीं होती। कवि के पास जो उसके अंदरूनी उपकरण हैं, जैसे मान लो भाषा, शब्द वगैरह है, तो उसी से वो अपने शब्दों को जो जुटाता है और उसमें लय देता है और कविता की रचना कर देता है। अब सबसे पहला उपकरण क्या होता है कवि के पास? शब्द, क्योंकि शब्द से ही कविता बनेगी। तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। ये छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं, वो आप ध्यान दीजिए इसमें। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त। पहली शर्त क्या है कि शब्दों का मेलजोल सही होना चाहिए। इस संबंध में अंग्रेजी कवि W.H. ऑर्डन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखें। इसी को एक उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि कल्पना करें कि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं। कक्षा में बैठे सभी सहपाठी आपसे अपरिचित हैं, अनजान हैं। जैसे ही आप खेल के मैदान में पहुंचते हैं तो वे सारे अपरिचित विद्यार्थी आपके मित्र बन जाते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही होता है। शब्दों से खेलना, उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, कुछ इंटरनेट की तरह। इंटरनेट से जुड़ना, ज्ञान विज्ञान की नई नई दुनिया से जुड़ना, शब्दों से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना। आपने देखा होगा कि बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं। दरअसल रचनात्मकता सबके अंदर होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। तो इसमें यही बताया गया है कि कविता जो होती है वो हृदय से निकलती है। खेल खेल में तो बच्चे भी कविता की रचना कर डालते हैं। तो इसीलिए कहा है कि कविता को जो है अपने आप ही, अपने विचारों की अभिव्यक्ति जब हम करते हैं तो अपने आप ही कविता बन जाती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, घोघो रानी कितना पानी, अथवा अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल कर भागा। तो इस तरह की कविताएं आपने बचपन में खेल खेल में बहुत सी, हमने तो बहुत सी ऐसी, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हम करते थे बचपन में, खेलते हुए बोलते थे। तो बचपन से ही कवि हैं, तो बच्चे इस तरह से खेल खेल में कविताएं, गीत रच डालते हैं। तो रचनात्मकता सबके अंदर होती है, यानी रचने की ताकत सबके अंदर होती है, बस उसको तराशना ज़रूरी होता है।
और आगे कई बार हम बड़े कवियों ने भी शब्दों के से खेलने का सार्थक प्रयास किया है। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता। तो ये शब्दों से किस प्रकार खेला है कवि ने। रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं ये। आगे देखिए शमशेर बहादुर सिंह जी की पंक्तियां। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में। तो देखिए ये आपने छठी कक्षा में पढ़ी है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता पढ़ी है, तो उसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस प्रकार कवि शब्दों से खेलता है। आगे है, ऊपर दिए गए काव्यांश में कवि ने शब्दों और ध्वनियों से खेलने का प्रयास किया है। खेल खेल में किए गए इस प्रयास द्वारा अर्थ में नए आयाम खुलते हैं। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ रिदम, लय और एक व्यवस्था है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों को ठीक ठीक रखकर अर्थ के खेल में खेलना सिखा देती है। यानी शब्दों के खेल से शुरू हुई कविता के रचने की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक जाती है। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम की कुछ पंक्तियां लेती हैं। दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चौरकील तभी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गड़ती है। यानी कि पेशे पर चोट यानी उचित मेहनताना न मिलना और उपेक्षा के भाव पर बल है। इन्हीं पंक्तियों की संरचना को बदल देने पर अर्थ भी बदल जाएगा। यानी कि कवि की कविता के अंदर इतने छुपे हुए भाव, इतनी अभिव्यक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उसको एक बार पढ़ने में वो समझ नहीं आती। जैसे पड़ती है पेशे पर चोट जब तो चोर कील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी, उभरती है जो मौका पाकर और गड़ती है उंगली में। तो इन पंक्तियों की संरचना यहाँ पर बदल दी गई है। आप देखेंगे ऊपर की और यहाँ पर बदल दी गई है। तो चोट पर अधिक बल दिया हो गया है और पेशे की चोट पर कम, जबकि ऊपर की पंक्तियों में पेशे की चोट पर अधिक बल दिया गया है। इसी तरह दोनों कविताओं के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए और सोचें कि वाक्य संरचना का कविता में क्या महत्व होता है। यानी कि वाक्य का किस शब्द पर जोर दिया जा रहा है उसका बहुत महत्व रखता है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। उपर्युक्त पंक्तियों पर ध्यान दें। यदि पहली पंक्ति में चोट की जगह मार शब्द रख दें तो कविता का भाव ही बदल जाएगा। चोट शब्द मोची के संदर्भ में भी एक अलग अर्थ रखता है। यानी मोची के संदर्भ में तो हथौड़े की चोट मतलब हो गया उसका, तो इस तरह से वो अर्थ ही बदल जाएगा उसका। ये तो हो गया शब्द, यानी कि जो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा एक चीज़ है जिसके बिना कविता नहीं हो सकती, बिंब और छंद। बिंब और छंद क्या होते हैं? बिंब आप समझ गए होंगे कि बिंब क्या होता है, शब्द चित्र। कवि कई बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है कि वो चित्र की तरह हमारी दृष्टि में उभर आते हैं, हमारी आंखों में उभर आते हैं। तो शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है। इसी प्रकार जो छंद होते हैं वो छंद होते हैं यानी कि जो हमारी कविता में वर्ण होते हैं, मात्रा, गति, यति, लय, उनका जो व्यवस्थित और सुसंगठित रूप होता है उसको हम छंद कहते हैं। ये बार कई पूछ लिया जाता है कई बार प्रश्न में। तो आंतरिक लय, बिंब और छंद मतलब आंतरिक लय, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही हैं। बाह्य संवेदनाएं मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र कौंध जाते हैं। ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। मैंने आपको बताया ना, शब्द चित्र, बिंब यानी शब्द चित्र। उदाहरण के लिए सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बारे में पंक्तियां देखिए। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। इसमें क्या है, बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं। तो ये पढ़कर आपके स्मृति में बगुले का आकार, उसकी सफ़ेदी और वृद्ध विधवाओं के घुटे हुए सिर के कारण गर्दन का आकार तथा उसके सफ़ेद वस्त्र एकाकार, यानी आपके सामने बगुले का, विधवा का एक चित्र सा उभर आएगा। तो इसको हम कहते हैं बिंब। तो आगे क्या कहा गया है
कि सुमित्रानंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है, यानी कि बिंब पर बल दिया है, क्योंकि चित्रों या बिंबों का प्रभाव मन पर अधिक पड़ता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, क्योंकि देखी हुई हर चीज़ हमें प्रभावित करती है। कविता की रचना करते समय शुरुआत में धीरे धीरे दृश्य और श्रव्य बिंबों की संभावना तलाश करनी चाहिए। ये बिंब सभी को आकृष्ट करते हैं। इसलिए किसी विचारक ने यह कहा था कि कविता ऐसी चीज़ है जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों यानी स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण, ये कहते हैं ना कि स्पर्श यानी कि जो हमारे 5 जो इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा और हमारी जो स्किन होती है, हाँ, तो ये 5 बताए गए हैं। तो ज्ञानेंद्रियां हैं, स्पर्श, ये जो हमारी स्किन होती है वो स्पर्श का एहसास करती है, स्वाद जिह्वा से स्वाद, दृश्य देखना, घ्राण, श्रवण मतलब कि सुनना, श्रवण ये घ्राण और श्रवण देखना और सुनना। तो ये सब 5 उंगलियों से ये रूपी 5 उंगलियों ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों से पकड़ा जाता है, और जिस कवि में जितनी बड़ी ऐन्द्रिक पकड़ होती है वह उतनी ही प्रभावशाली कविता रचने में समर्थ हो जाता है। यानी कि कविता को सुनकर जब हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां जब तक प्रभावित न हो तब तक वो कविता व्यर्थ है। यानी कि कविता एक जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित कर सकती है। तो हमने क्या पढ़ा कि कविता के जो घटक पढ़ रहे हैं हम, तो ये प्रश्न बन सकता है आपके। हमने पढ़ी भाषा या शब्द जो होती है, फिर हमने पढ़ा बिंब, छंद, ये सब पढ़े हमने। बिंब पढ़ चुके हैं, अब हम छंद पर आते हैं। तो छंद होता है वो भी अनिवार्य तत्व है। छंद क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा है नामक कविता को देखें। यहाँ मात्रा की गणना के अनुसार कोई विशेष छंद न होकर भी संगीतात्मक लयात्मकता है। इसी तरह धूमिल की कविता मोचीराम में ऊपर ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। यानी कि छंद यानी गति, लय, वर्ण, मात्रा, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो कविता के ये सारे घटक परिवेश और संदर्भ से परिचित होते हैं। नागार्जुन की एक छोटी सी कविता अकाल और उसके बाद, परिवेश गांव का है। इस कविता में संदर्भ अकाल और उसके बाद का परिवर्तन। कविता की भाषा, संरचना, बिंब, छंद सब इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं भाषा, संरचना, बिंब, छंद, ये सभी क्या है कविता के घटक हैं, मुख्य घटक। इनके बिना कविता नहीं हो सकती। तो ये सब मुख्य घटक है कविता के। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इस अध्याय का। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो ये सब उदाहरण दिया है कि इसमें बार बार कई दिनों तक या कई दिनों के बाद ये सब इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अकाल और उसके बाद होने वाले परिवर्तन को कवि ने सांगीतिक व्यवस्था के भीतर केवल कुछ संकेतों के द्वारा प्रकट करके अपनी बात कह दी है। जैसे घर में दाने का आना, आंगन से ऊपर उठता हुआ धुआं, घर वालों की आंखों में आई चमक और कौओं के द्वारा पंखों का खुजलाया जाना, ये सब बता दिया है। अब गांव के परिवेश के लिए चूल्हा, चक्की, दाने, पांख आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, और यहाँ किसी भी शब्द को हटाकर उसका पर्याय रख दे तो कविता का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कई के स्थान पर अगर हम बहुत शब्द रख दें तो कई शब्द एक एक दिन की अकाल की भीषणता और अकाल के बाद के उल्लास का हिसाब देने में समर्थ हैं। तो बहुत के द्वारा संभव नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर कई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस कविता में एक साथ ठेठ गवई शब्दों का है, जैसे शिकस्त, गश्त, जैसे लय बन जाती है, तुक बन जाती है, तो उर्दू के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है।
अब ध्यान देने की बात यह है कि यदि कवि जब बादल को घिरते देखा है नामक कविता में विराट प्रकृति भव्य हिमालय का सौंदर्य वर्णन करता है तो उसे कालिदास याद आते हैं और भाषा खुद ब खुद तत्सम पदावली से युक्त हो जाती है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कवि के व्यक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। कवि की इस व्यक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। हवा में सुगंध की तरह, कुछ कुछ निराला की सरोज स्मृति की तरह घनघोर निजी और उतने ही सामाजिक। इसे वह भाषा में बरतता है। भाषा के साथ कवि का यह बर्ताव ही कविता कहलाती है। प्रतिभा इन्हीं तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता है जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं, क्योंकि दुनिया के जो महान कवि हैं वो संवेदना से जुड़े हुए हैं और उनका जो लेखन कौशल है वो उभरता ही चला गया। यानी कि इसी प्रकार अगर हम शुरुआत करें कविता की तो धीरे धीरे हम भी कर सकते हैं। उसके लिए संवेदना का होना ज़रूरी है। हमने बीच में डिटेल में ये कविता के घटक पढ़े हैं, नीचे भी घटक बताए गए हैं इसमें। जैसे कविता के प्रमुख घटक, सबसे पहले भाषा, कविता भाषा में होती है इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। दूसरा है भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे वाक्य कहा जाता है, यानी शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा। और भाषा प्रचलित तो सहज हो पर संरचना ऐसी, यानी कि अब दूसरा घटक क्या है कि जो संरचना होनी चाहिए भाषा की ऐसे पाठक को नई लगनी चाहिए। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है इसलिए चिन्हों, कई बार होता है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, कहीं पर विस्मयादिबोधक चिन्ह ये लगे होते हैं। तो यहाँ तक कि दो पंक्तियों के बीच का खाली स्थान भी कुछ कह रहा होता है। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियाँ होती है उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान भी जरूरी है। तो दूसरा ये शैली हो गया, पहला घटक भाषा, दूसरा शैली। तीसरा है छंद के अनुशासन की जानकारी, तीसरा हो गया छंद कि वो कवि के लिए जरूरी होता है, तभी आंतरिक लय का निर्वाह संभव है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। छंदबद्ध कविता के लिए छंद के बारे में बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही, और मुक्त छंद में लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कई कविताएं पढ़ते हैं ना आप, विशेष में करते हैं ये मुक्तक छंद है, ये छंद है, क्योंकि छंद में होते हैं तो यति, गति, लय सब चीजें मिलेगी हमें, और अगर मुक्तक छंद है तो ये चीजें नहीं मिलेगी। फिर है चौथा घटक है हमारा, कविता समय विशेष की उपज होती है, उसका स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है, अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। तो समय, इसके बाद है कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है। आगे क्या कह रहे हैं घटकों में, मोटे तौर पर यह बुनियादी जानकारी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए ज़रूरी है, पर 100 बात की एक बात की सारी तैयारी हो और कविता रचने के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला न हो तो काव्य लेखन संभव नहीं। यानी कि सारी तो तैयारी है हमारे पास, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी नई दृष्टि है, चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया होना चाहिए उनको, तभी हम अपने काव्य लेखन को अच्छा सही रूप दे पाएंगे। नहीं तो काव्य लेखन यानी कि चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो नया होना चाहिए। भारतीय विचारकों ने इसी को प्रतिभा कहा है। यह प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी कि नेचुरल होती है ये जो प्रतिभा होती है, और हर एक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। किसी नियम या सिद्धांत के अनुसार इसे पैदा नहीं किया जा सकता, निरंतर अभ्यास और परिश्रम के द्वारा विकसित अवश्य किया जा सकता है। यानी हर एक में प्रतिभा होती है, कोई परिश्रम से, अभ्यास से, प्रैक्टिस से उसको और उभार लेता है, विकसित कर लेता है। जहाँ तक कविता का सवाल है, शब्दों का चयन, उनका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन वे तत्व हैं जो जीवन के अनुशासन के लिए ज़रूरी है। भाषा सीखने में तो मददगार है ही, कविता की ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कविता रचना भले ही न सिखाएं, लेकिन इन्हें जानना कविता को रचने का मज़ा दे सकता है और कविता को सराहने का सुख भी। साथ ही शब्दों की दुनिया में प्रवेश, उनसे खेलना विद्यार्थी की रचनात्मक शक्ति और ऊर्जा को बाहर लाने में अद्भुत भूमिका निभा सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कवि, बहुत बड़ा कवि बन जाए, लेकिन इस कविता कैसे बनती है उसकी इन विशेषताओं के बारे में जानने से ये ज़रूर हो जाएगा कि हमें कविता भले न सीख पाए लेकिन कविता को रचने का मज़ा आ जाएगा
और उसकी कविता की चीज़ों के बारे में, कविता के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम अच्छी कविता, कैसी है कविता, उसके बारे में हमें पहचान हो जाएगी और उसकी प्रशंसा करने का सुख भी हमें मिलेगा। तो इसी प्रकार विद्यार्थी के अंदर क्या रचनात्मकता, विद्यार्थी अपने खुद भी कोशिश करेगा कविता रचने की, जिससे कि उसकी रचनात्मक शक्ति का भी पता चलेगा। तो आपको ये कविता समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या क्या प्रश्न किए, कविता लेखन से संबंधित जो 2 मत हैं जो मैंने आपको बताए थे कि एक तो कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती, ये और चीज़ों की तरह सिखाई नहीं जा सकती जिस प्रकार नृत्य कला है, संगीत कला है। दूसरी ये भी बताया गया है, दूसरा मत, कि इसको सीखा जा सकता है कविता लेखन को। फिर दूसरा प्रश्न हमने किया शब्द के बारे में कि कविता के अंदर शब्दों का क्या महत्व है। फिर हमने बिंब के बारे में पढ़ा, छंद के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार कविता के जो मुख्य मुख्य घटक है उसके बारे में पढ़ा हमने, भाषा, शैली, बिंब, छंद, अलंकार, ये सब हमने पढ़े। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा लेसन। इसमें जो प्रश्न मैंने साथ के साथ आपको बताए, और पाठ के अंदर भी कुछ ये दिए गए हैं संवाद। तो पहला प्रश्न है, आपने अनेक कविताएं पढ़ी होंगी, उनमें से आपको कौन सी कविता सबसे अच्छी लगी, लिखिए। यह भी बताइए कि आपको वह कविता क्यों अच्छी लगी। कोई भी कविता ऐसी हो, चाहे आपने किसी भी कक्षा में पढ़ी हो या आपने अलग से कहीं पढ़ी हो, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, और क्यों अच्छी लगी वो भी कारण बताना है आपको। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई देशभक्ति की कविता अच्छी लगी आपको, या कोई हास्य व्यंग्य की कविता लगी है, उसमें क्या चीज़ें आपको सही लगी, अच्छी लगी, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है, आपके जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी होंगी जिन्होंने आपके मन को छुआ होगा। उन अनुभूति को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। कि जीवन में कई बार ऐसा घटित हो जाता है कि जो हमेशा याद रह जाता है, या कोई बुरी घटना घटी है या कोई अच्छा हुआ है आपके साथ, कुछ भी कोई घटना हो सकती है, तो उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कविता के रूप में, तो वो आप लिखकर एक प्रयास कर सकते हैं। और आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है लिखने की, एक छुपा हुआ जो कवि है, उसको आप कवि को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, शब्दों का खेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, वाक्य संरचना, यति, गति, बिंब, संक्षिप्तता के साथ साथ विभिन्न अर्थ स्तर आदि से कविता बनती है। इन सबको मिलाने से कविता बनती है। दी गई कविता में इनकी पहचान कर अपने शब्दों में लिखें। तो ये कविता दी गई है, इसमें आपको बताना है कि जैसे देखिए, एक जनता का दुख एक, हवा में उड़ती पताकाएं अनेक, दैन्य दानव क्रूर स्थिति, कंगाल बुद्धि मजूर घर भर, एक जनता का अमरवर, एकता का स्वर, अन्यथा स्वातंत्र्य इति। तो इसमें हमने देखना है कि स्वर, लय, गति, यति क्या है, वाक्य संरचना क्या है। तो इसमें कवि ने थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है, और जो जनता की जो पीड़ा है, व्यथा है, उसको जो उनकी जो विवशता है और जनता का जो विद्रोह है उसको स्पष्ट किया है। और जैसे है हवा में उड़ती पताकाएं हैं, ये जो वाक्य प्रयोग किया है उसमें पता चलता है कि जो जनता का विरोध है उसका पता चलता है। और इसके अलावा जो असहाय है, पीड़ित लोग हैं, उनकी संख्या के बारे में भाई जो लोगों के साथ गलत हो रहा है, और उसके बारे में भी कवि ने बहुत अच्छी प्रकार से बताया है। और जो व्यक्ति गरीब होते हैं, जिनको खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, इसमें बताया गया है कि उनके लिए आज़ादी का, स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि आज़ादी इंसान के लिए तभी महत्व रखती है जब उसका पेट भरा हो। क्योंकि जब तक पेट ही खाली रहेगा तो उसको उस आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो पहले अपना पेट भरेगा। और इसमें ज़्यादातर जो है तत्सम शब्दावली है और तुक है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये कविता में इस प्रकार के शब्दों के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा कुछ प्रश्न जो साथ के साथ मैंने आपको बताए हैं, वो भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। तो आपको ये लेसन अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा, और आप अपनी बुक से अच्छी प्रकार से कई बार पढ़िए इसको, तभी ये अच्छे से समझ आ जाएगा।